तो लेट्स कम टू दिस रिवीजन। मॉड्यूल नंबर 1 का आज लेक्चर इसलिए पूरा रखा था बिकॉज ये थोड़ा टाइम ले लेगा, और इसके टास्क बेस्ड सिनेरियोज जो है वो 4 है, और जो स्पेसिफिकली जो 2 है वो बहुत ही बड़ा है। आई थिंक अपने को 1 घंटा वो ले लेगा। सो दैट्स द रीजन आई हैव प्लान कि आज ना मॉड्यूल 1 पूरा सब करेंगे। बाकी दोनों मॉड्यूल में ना सिर्फ दो 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 या एक ही है। तो दैट्स द रीजन आज पूरा दिन ना, लेट्स से जितना टाइम भी लेता है, बट ये मॉड्यूल 1 पूरा उड़ा के जाएंगे। सो मैंने क्या क्या बताया, अपने ही नोट्स के ना ऐसे ऐसे हाईलाइट पॉइंट्स किए। ओके, मैं बोलता जाऊंगा, इट जस्ट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, टेम्पो हाई नहीं होगा, डोंट वरी। स्लोली स्लोली वी आर गोइंग टू कंप्लीट एवरीथिंग। उसके बाद अगर हो सके तो जितना भी अपना विंडोज जर्नल का फाइल था ना, वी आर गोइंग टू रिविजिट दिस अगेन। इसको क्या हो गया पता नहीं। ओके, तो प्लानिंग यही है दैट वी शुड बी कंप्लीटिंग दिस आज पूरा, हो नॉट शुड बी, हो जाएगा आराम से। ओके, तो जो भी यहाँ था ना, सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट फ्रॉम दिस ऑल्सो, जो पहले इनिशियली जो वाइट वाइट बोर्ड पे था ये सब। Okay. So now let's start from the balance sheet पहले. Okay. So what do you mean by full set of financial statement? सबसे पहला उसमें statement of financial position, which is a balance sheet, statement of earnings, which is income statement, statement of comprehensive income, statement of cash flows, and statement of owner's equity. सबसे पहला बात ये है कि इसमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एक अलग चैप्टर में F5 में F3 में वी आर गोइंग टू कवर, बट यहाँ पे जो अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग। सबसे पहला जो बैलेंस शीट होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। द एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। ये आपका एसेट का पूरा फॉर्मेट था, विच इंक्लूड करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। वेयर एज इन लाइबिलिटीज 2 पार्ट में डिवाइड था, करंट लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। पहले तो लेट अस डिसाइड कि नॉन करंट और करंट किसको बोलते हैं। करंट एक कोई भी ऑब्लिगेशन, लेट्स टॉक अबाउट करंट लाइबिलिटीज। ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी अमाउंट विच यू हैव टू पे इन नेक्स्ट 1 ईयर, तो आपका करंट लायबिलिटी में जाएगा। अगर 1 साल से ज्यादा गया, अगर नेक्स्ट लेट्स से मैं 2024 में 2025 तक जो भी पेमेंट करना दैट इज करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर 2025 के बाद जो भी पेमेंट करना है दैट विल बी योर नॉन करंट लायबिलिटी। सेम विथ एसेट, कोई भी अगर तुमको पैसा अगर 1 साल के अंदर रिसीव होने वाला है इन द नेक्स्ट ईयर, देन यू विल पुट इन करंट एसेट। अगर उससे 1 साल से ज्यादा जाने वाला है देन दैट विल बी नॉन करंट एसेट्स। ओके, तो ये मेरा बैलेंस शीट था टोटल। Now, let us understand what are the components of balance sheet. सबसे पहला current assets, investment and funds, property, plant and equipments, intangibles and other non-current asset. एक चीज आपको और याद रखना पड़ेगा, मैं आगे चल के बताऊंगा। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में एक और आइटम आता है विच इज accumulated depreciation, वो भी इसका ही पार्ट है, बट दैट इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट। सेम विथ इम्पेयरमेंट। ओके, बट लेट्स टॉक अबाउट डेटर्स, उसमें भी अलावेंस अकाउंट आता है जो डेटर्स में से लेस होगा। इवन दीज आर द थिंग्स आर द पार्ट ऑफ assets. Okay. Now let us understand about the liabilities. Liabilities 2 पार्ट में डिवाइड है, एक करंट लाइबिलिटीज और एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी को ऐसा लिखा है, ऑब्लिगेशन टू बी सेटिस्फाइड विद द करंट एसेट्स, मोस्टली ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज जो मेरे को 1 साल में ड्यू है और मुझे पे करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसका 1 साल से ज्यादा इंपैक्ट है, 1 साल के बाद वी हैव टू पे। ऑब्लिगेशन टू बी सेटिस्फाइड बियॉन्ड 1 ईयर, मोस्टली फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। इक्विटी। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को समझना पड़ेगा। नाउ लेट्स कम ऑन इक्विटी। सो आप अगर इक्विटी देखोगे तो सबसे पहला यहाँ पे मेरा जो, अरे ये क्या हो रहा है। हाँ, तो सबसे पहला इफ वी फाइंड आउट हियर इक्विटी, तो इक्विटी में सबसे पहला प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, मैंने इसको एडिशनल पेड इन कैपिटल भी बोला था। उसका सिंपल सा मतलब होता है एनी अमाउंट विच यू रिसीव ओवर एंड अबोव देन द पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स, दैट विल बी कॉल्ड एज एपीआईसी। नेक्स्ट था तुम्हारा एक्यूमुलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। याद रखना प्लीज, रिटेन अर्निंग्स जितना भी ओनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है, मैं आगे भी बताऊंगा, ओनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो आपका रिटेन अर्निंग्स में जाता है। बट जो भी ओनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं होता है, जो मैंने 4 एलिमेंट सब बताया था आपको, पेंशन, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट, पेंशन प्लान, सॉरी एक डेरिवेटिव और एक हेजिंग। अगर ये सब अगर आया तो आप उसमें, नहीं सॉरी, एक तो पेंशन था, एक फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन है, दूसरा अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी जो एएफएस था उसका इंपैक्ट था, और लास्ट मेरा जो भी हेजिंग वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका। ओके, तो अपने को सिर्फ एक आइटम ही डिस्कस करना है विच इज एएफएस वाला, एएफएस का वैल्यूएशन, डेट सिक्योरिटी। इसके अलावा हाँ सर। इसमें अगर डिस्काउंट पे इशू करता है
तो हाँ, डिस्काउंट का कहाँ जाएगा सर, तो वो डिस्काउंट? एपीआईसी का सर, वो एपीआईसी का निगेटिव बैलेंस बनेगा बनेगा फिर। ओके सर। ओके। ओके, तो ये मेरा पार्ट था, ये मेरा टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी हुआ। सो नाउ लेट्स गो डाउन। ओके, सो नाउ अभी जो लिमिटेशंस है, नॉर्मली मैं सबको यही बोलता हूँ कि बैलेंस शीट का लिमिटेशन इज अकाउंटिंग का लिमिटेशन। सबसे पहला जो बैलेंस शीट में जितना भी चीजें होता है उसको मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, मोस्टली स्टैंडर्ड बोलता है कि उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। दैट्स द रीजन इट डज नॉट रिप्रेजेंट द मार्केट वैल्यू ऑफ द एंटिटी। ओके, सेकंड पॉइंट, इट रिकॉर्ड्स ऑन हिस्टोरिकल वैल्यू। दूसरा ये बोला था डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग बैलेंस शीट में बिकम जीरो वैल्यू, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट बोला था इट्स सब्जेक्ट टू मेकिंग कंपेरिजन डिफिकल्ट। एग्जांपल, लेट्स से कोई फीफो यूज कर रहा है, कोई लिफो यूज कर रहा है, कोई स्ट्रेट लाइन यूज कर रहा है, कोई एक्सेलरेटेड यूज कर रहा है। एस्टिमेटेड जब भी मैं यूज करूंगा मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपैक्ट होने वाला ही है। एग्जांपल, एस्टिमेट लाइफ ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट। अगर तुमने एस्टिमेटेड लाइफ कम लिया तो आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा आपका प्रॉफिट एंड लॉस कम हो जाएगा। ये स्पीड ठीक है ना रिविजन के लिए? चलेगा ना? श्रुति? यस सर। ठीक। ओके, चलो सबसे पहला यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एग्जाम में आएगा। ओके, एक्सटर्नल यूजर्स जो होता है, इन्वेस्टर है, स्टॉक होल्डर्स है, कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स। इनकम्स टू इवैल्यूएट द कंपनी, क्या क्या इवैल्यूएट करेगा? प्रॉफिटेबिलिटी इन वैल्यू, ऑपरेटिंग इनकम, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ईपीएस। लेंडर्स, जिसने मेरे को पैसा दिया है वो क्यों क्यों देखेगा, वो ऑब्वियसली ही वांट्स टू सी प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर इसका लॉस मेकिंग बिजनेस हुआ तो नेक्स्ट टाइम क्या पता है मुझे पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, एक रेशियो होता है जो मैंने रेशियो के चैप्टर में आपको पढ़ाया भी है। उसमें मैंने ये बोला था कि एक रेशियो होता है इंटरेस्ट टाइम अर्नड रेशियो। उसका फॉर्मूला यही था दैट ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट, कितने बार आप इंटरेस्ट पे कर पाओगे। द हायर द ईबीआईटी टू कवर द इंटरेस्ट, हायर द क्रेडिट रेटिंग्स। इंटरनल यूजर्स कौन कौन होगा? ऑब्वियसली मैं खुद अगर मैनेजर या डायरेक्टर हूं, आई वांट टू नो कि मेरा प्रॉफिट कैसे जा रहा है। सो आई वांट टू सी हाउ मच इज माय सेल्स, वॉलेटिलिटी कितना है, ऑपरेटिंग इनकम कितना होगा। रिस्क एंड सेल वॉलेटिलिटी मेजर्ड इन स्टैंडर्ड डिवीजन इन द सेल ऑपरेटिंग इनकम। मैं स्टैंडर्ड डिवीजन इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा है बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं ये देखूं कि 2% अगर चेंज किया, सेल्स अगर चेंज किया, तो कितना परसेंट मेरा प्रॉफिट चेंज होने वाला है। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, लॉसेस ऑन इनकम, इसका दो पार्ट। सबसे पहला रेवेन्यू, जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस है, आपको इसको दो पार्ट में बाइफरकेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा ऑपरेटिंग कितना है और नॉन ऑपरेटिंग कितना है। अगर मैं ऑपरेटिंग की बात करूं तो ऑपरेटिंग का सिंपल मतलब व्हाट इज माय रियल सेंस ऑफ इनकम, क्या करके मैं पैसे कमा रहा हूं, दैट इज माय कोर बिजनेस। सो यहाँ पे नोट्स में हमने लिखा था आर मोस्टली द पार्ट ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर पुट सेपरेटली ऑन द इनकम स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल, अगर आप टर्नओवर लिखते हो तो उसमें सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग इनकम दिखाना पड़ेगा, या ऑपरेटिंग इनकम इज सेल्स। आप पुट सेपरेटली ऑन द इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंटेड ऑन अ ग्रॉस अमाउंट। ओके, उसमें आप माइनस करके सेल्स रिटर्न भी दिखा सकते हैं। नॉन ऑपरेटिंग जो मेरे बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल इंटरेस्ट रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिया था, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी दिया था। बट एक चीज याद रखना, अगर आप बैंक हो तो आपके लिए इंटरेस्ट रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग गेन्स होगा। अगर आप बैंक नहीं हो तो आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग ही होगा, इंक्लूड अदर रेवेन्यूज एंड अदर एक्सपेंसेस। नाउ गेन्स एंड लॉसेस, सबसे पहला जब भी आपको कभी गेन एंड लॉसेस हो तो आपको उसको नेट अमाउंट पे ही दिखाना पड़ेगा। आप एक जगह गेन एक जगह लॉस नहीं दिखा सकते, आपको इसको नेट इंपैक्ट ही देना पड़ेगा। सेम विद द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। फिनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं बोलता है, वो सबसे पहला बोलता है पहले तो ये डिफाइन करो कौन सा आपका पीरियड कॉस्ट है जो आपको पर्टिकुलरली देना पड़ेगा इस साल में। सो इट इंक्लूड्स योर सेलिंग कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, रिसर्च कॉस्ट। लेकिन अगर मैं सीओजीएस की बात करूं या कॉस्ट ऑफ सेल की बात करूं तो वो मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट होता है। तो सेल माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट, द प्रोडक्ट कॉस्ट इटसेल्फ इज नोन एज सीओजीएस, या तो मैं इसको कॉस्ट ऑफ सेल भी बोल सकता हूँ। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कुछ अनएक्सपायर्ड कॉस्ट होते हैं जिनका इनिशियली क्या होता है कि मुझे पहले इसको बैलेंस शीट में डालना पड़ता है, फिर बैलेंस शीट में डालने के बाद मैं इसको पीएनएल में डिफर करूंगा। फॉर क्लासिक एग्जांपल इन्वेंट्री, अगर मैंने इन्वेंट्री लिया, अगर जस्ट थोड़ा सा आपको मैं इन्वेंट्री रिवाइज करवा रहा हूँ। इन्वेंट्री में एक परपेचुअल मेथड था जिसमें मैंने आपको ये बताया था जब आप परचेज करोगे तो नॉर्मल एंट्री तो मारो, बट आपको इन्वेंट्री बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर अब आप जब सेल करोगे ना तो आपको सीओजीएस में निकाल के इन्वेंट्री रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आपने एंट्री मारा था सीओजीएस अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री का बैलेंस यू आर रिड्यूसिंग बिकॉज आपने वो सेल कर दिया।
प्रीपेड इंश्योरेंस, अगर आपने प्रीपेड इंश्योरेंस किया, सबसे पहले आप प्रीपेड इंश्योरेंस असेट में लिखोगे, उसके बाद जो एक्सपेंसेस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। जब भी आप फिक्स एसेट्स रिकॉर्ड करोगे, फिक्स एसेट्स इज योर अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, लेकिन जो एक्सपायर्ड कॉस्ट आएगा वो डेप्रिसिएशन के नाम पे आएगा। लेट्स से आपने कॉस्ट ऑफ पेटेंट यूज किया, एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको मैंने पेटेंट में ये सिखाया था कि कितना भी अगर लीगल कॉस्ट आपने अगर इनकर किया टू डिफेंड योर पेटेंट, तो आपका जो लीगल एक्सपेंसेस है आपको वो कैपिटलाइज करना पड़ेगा। लेकिन लेट्स से अगर आपने कैपिटलाइज किया तो आपको वो अमोर्टाइज भी करना पड़ेगा, तो दैट पेटेंट एक्सपेंस इटसेल्फ इज नोन एज एक्सपायर्ड कॉस्ट। फातिमा, चक्कर नहीं आ रहा ना, ऐसा क्या कर रहा है ये आदमी? नो सर। नहीं ना, चलो आगे। आगे, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ऑन इनकम स्टेटमेंट जो मेरे बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कोर बिजनेस। They come from the non-operating such as sale of something other than inventory, जैसे मैंने आपको बोला था sale of other assets। ओके ऐसा कोई जो मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है। राइट डाउन्स, राइट ऑफ, सेल ऑफ पीपी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंपनी, unusual operating expenses, previously extraordinary items that were both unusual and infrequent were treated differently। एक चीज आपको और भी मैंने ये बताया था जब ये चैप्टर चालू था, तो पहले ऐसा था कि अनयूजुअल आइटम्स अपने को अलग से लिखना पड़ता था, बट यहाँ पे अमेंडमेंट उसने ये डाला कि कोई भी अनयूजुअल आइटम हो तो उसको आपको नॉन ऑपरेटिंग गेन्स एंड लॉसेस में ही डालना पड़ेगा। देयर इज नो सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ये पूरा पैसा नॉन ऑपरेटिंग गेन्स में डालना पड़ेगा। नाउ all usual or infrequent or the unusual and infrequent items are reported under non-operating, उसका अलग से कोई भी हेडिंग नहीं है। सर हाँ सर, ये राइट ऑफ्स और राइट डाउन जो है, राइट ऑफ्स तो डेटर्स क्रेडिटर्स का जो राइट करेक्ट ऑफ्स होता सर, है दैट्स, और राइट डाउन का डेप्रिसिएशन है या तो कुछ भी। यही सर, मतलब राइट डाउन और अगर राइट ऑफ बोलोगे तो सेम नाम पे आया सर, उसमें कुछ नाम में सर ये नहीं है, इट्स अ सेम मीनिंग। अपन वो नॉर्मली अपन राइट ऑफ बोलते हैं, इसलिए वो ऐसा लिखा लिखा हुआ। ओके, नाउ इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, सबसे पहले कुछ चीजें क्लैरिटी एक लेते हैं। एक वर्ड मैंने बोला था, कहीं लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ से बता रहा हूं, अगर आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाइफिकेट करने की जरूरत ही नहीं। मतलब अगर आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है ही नहीं तो आप सीधा नेट इनकम लिखोगे, आपको बाइफिकेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आपके बिजनेस में है तो आपको पूरा पीएनएल दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले आप बोलोगे दैट इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और दूसरा बोलोगे आप इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। So now when someone will tell me कि what do you mean by income from continuing operation, तो income from continuing operation is nothing but your operating income, revenue and expenses plus non-operating income। ओके मतलब ऊपर माइनस नीचे ये आपका कंटिन्यू ऑपरेशन आया। इट शुड बी डिस्क्लोज्ड ऑन द फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, ये आपको दिखाना ही पड़ेगा। ओके, दूसरा कैलकुलेटिंग नेट रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जब मैं आपको गेन एंड लॉसेस बोल रहा हूं उसका सिंपल सा मीनिंग है, लेट्स से मेरा बुक वैल्यू ऑफ द एसेट वाज 10,000, मैंने उसको 12 में बेचा, तो जो मेरा 2,000 आया दैट इज माय नॉन ऑपरेटिंग गेन। ओके, तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आया। लेट्स से 8,000 का एसेट था, मैंने उसको 6,000 में बेचा, तो जो मेरा 2,000 है दैट विल बी माय नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस। ओके, सो सिंपल, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, गेन्स एंड लॉसेस। अभी आगे वही चीज मैं बोल रहा हूं दैट इन इंटरेस्ट रेवेन्यू और द इंटरेस्ट एक्सपेंस इज अ नॉन ऑपरेटिंग अनलेस इट्स अ बैंक। बिफोर गोइंग टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, थोड़ा सा अपन ये एक और चीज देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहला, अगर आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो आपको दो चीज स्टैंडर्ड ने अलाउ किया, एक पहला है सिंगल स्टेप मॉडल और दूसरा है मल्टी स्टेप मॉडल। अगर आपको कोई सिंगल स्टेप मॉडल बोलता है तो सिंगल स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है, वो बोलता है ऑल रेवेन्यू एंड लॉसेस माइनस लॉसेस, सॉरी, इनकम और रेवेन्यू ऊपर लिखो, उसमें से लेस करो एक्सपेंसेस, टैक्स मारो, नेट इनकम आ जाएगा। ओके, इसका बेनिफिट क्या है पता है? एक ही चीज बेनिफिट है कि ये सिंपल है, लेकिन इसका ड्रॉबैक भी ये है कि किसी को समझ में ही नहीं आएगा व्हाट इज माय कोर बिजनेस और नॉन कोर बिजनेस, क्योंकि आपने नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग को दोनों को मर्ज किया। लेकिन जब मैं मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट की बात करता हूं तो वहां पे कहानी कुछ उल्टा है, वहां पे हर एक लेवल पे आपको कुछ ना कुछ अमाउंट्स दिखाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज योर ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज योर ऑपरेटिंग इनकम, ऐड नॉन ऑपरेटिंग गेन्स एंड लॉसेस, दिस विल गिव यू एनपीबीटी, उसमें से आप टैक्स लेस करोगे तो आपको नेट इनकम आ जाएगा। अगर अगर आपके पास डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो वो नेट इनकम कंटिन्यूड ऑपरेशन दिखाओगे, सॉरी,
नेट इनकम कंटिन्यूड ऑपरेशन दिखाओगे, फिर आप प्लस एंड माइनस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन करोगे, फाइनली आपका नेट इनकम आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ लिमिटेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या। सबसे पहला, इट इज अ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग मेथड विच इंक्लूड स्टेट एस्टिमेट्स, जो अपना पहले भी बात हुआ है, अक्रूवल बेसिस पे होता है। अभी अक्रूवल दो पार्ट में मैंने डिवाइड करके आपको सिखाया था। सबसे पहले अगर कोई रेवेन्यू बोलता है तो रेवेन्यू यू कैन ओनली बुक व्हेन इट इज अर्न, बट एक्सपेंस जब आप तभी बुक कर सकते हो व्हेन इट इज इनकर्ड। ओके, इट्स अ आउटस्टैंडिंग डिटरमाइनिंग करंट ईयर्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बायस। एग्जांपल, मैनेजमेंट अपने बेनिफिट के लिए दे कैन चेंज द मेथड आल्सो, व्हिच इज मतलब नॉट नेसेसरी, बट चेंजेस करेगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएगा। फॉर एग्जांपल, LIFO वर्सेस FIFO, स्ट्रेट लाइन वर्सेस एक्सेलरेटेड, यूजफुल लाइफ एंड सैल्वेज वैल्यू, क्योंकि ये दीज ऑल आर एस्टिमेट। अगर लेट्स से किसी मैनेजमेंट के पर्सन का प्रॉफिट बोलता है कि सर्टेन परसेंटेज मेरा होगा, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकता है। नेक्स्ट, मैनिपुलेशन असम्पशन टू बायस। एक दो अकाउंटिंग मेथड आपको बताया था, एक अग्रेसिव मेथड होता है और एक कंजर्वेटिव मेथड होता है। कंजर्वेटिव में ऐसा होता है कि वो जनरली हायर प्रॉफिट दिखाना नहीं चाहेगा, तो वो क्या करेगा पता है, अपना रेवेन्यू कम दिखाएगा, एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाएगा। लेकिन अगर अग्रेसिव है तो रेवेन्यू हाई दिखाएगा और एक्सपेंसेस कम 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 दिखाएगा। उसका रीजन बहुत ही सिंपल है कि वो क्या क्या करना चाहता है, अपने जेब में थोड़ा पैसा डालना चाहता है। अभी इसमें क्या होता है, अग्रेसिव मेथड में क्या क्या होगा, बुकिंग रेवेन्यू दैट शुड हैव बीन डिफर्ड, नेक्स्ट ईयर जो करना चाहिए था वो इस साल ही कर रहा है। ओके, कैपिटलाइजेशन एक्सपेंस कर रहा है, शुड हैव बीन बुक। ओके, एक्सपेंसेस को बुक कर रहा है, सो दैट मेरा एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज कर रहा है, सो दैट मेरे नेट प्रॉफिट में ना दिखे और मेरा एक्सपेंस कम दिखे। सेम यहाँ पे कंजर्वेटिव वाला उल्टा है, जो यहाँ पे करना चाहिए था बेचारा वो क्या कर रहा है, डिफरिंग रेवेन्यू इंस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू, बुकिंग एक्सपेंसेस इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। वो जानबूझ के अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस डाल रहा है ताकि वो कम दिखे ना। अभी डेप्रिसिएशन में कोई कैसे चेंजेस कर सकता है। नंबर वन, अगर मैं एस्टिमेटेड लाइफ अगर कम कर दूं तो ऑब्वियसली मेरा डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, दैट इज वन। ओके, अगर मैं सैल्वेज वैल्यू अगर ऊपर नीचे करूं तो ऑब्वियसली दिस विल इंपैक्ट माय डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, बैड डेट्स एंड वारंटी। आपको हमेशा पता होगा कि बैड डेट्स एंड वारंटीज इस कम, ये एक्चुअल का कुछ होता ही नहीं, सवाल ही नहीं, इट्स ऑल एस्टिमेट्स। ओके, नेक्स्ट, अक्रूवल बेसिस वर्सेस कैश बेसिस। ये बुक में था, बस मैंने डाल दिया। अक्रूवल बेस बेसिस ये बोलता है कि अपन जब कैश मिलता है तो वो बुक नहीं करेंगे, जब अब मैं इनकर कर दूंगा तो होगा, या तो मैं अर्न कर दूंगा तब होगा। वेयर द कैश बेसिस सेज, जब तक मेरे हाथ में कैश नहीं आता है मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। ओके, नाउ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के लिए ना थोड़ा ये अपना बुक समझते हैं। ओके, आई थिंक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस नीचे ही आएगा। ओके, बिफोर गोइंग दिस थोड़ा यहाँ पे देखते हैं जो हमने यहाँ पे सीखा था, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन देखते हैं। जो मेरा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन था, सबसे पहला पॉइंट, अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो ये आप रिपोर्ट करोगे, लेकिन ये क्या करने वाले, सबसे पहला मैं इसको ऑन द फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट दिखाऊंगा, सेपरेट फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन होना चाहिए। इट्स अ बिलो फ्रॉम इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, बट इट शुड ऑलवेज बी नेट ऑफ टैक्स। अब नॉर्मली मैंने आपको ये बताया था कि आप कौन से बेसिस पे आप बोलोगे कि आपका ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। सबसे पहले आप सेगमेंट देखोगे। जब मैं सेगमेंट की बात किया था, दो सेगमेंट आपको बताया था, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कहीं पे आपका बिजनेस था विच यू वांट टू क्लोज ऑफ। ओके, तो पहला बोला था ज्योग्राफिकल सेगमेंट और दूसरा बोला था बिजनेस सेगमेंट। कोई आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको आप बोल रहे हो आई वांट टू स्टॉप इट, ओके, तो ये बिजनेस सेगमेंट पे आया। थर्ड, आपका कोई मेजर इन्वेस्टमेंट था जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था 20 to 50%, आप उसको सोच रहे हो भी बेचने का, तो ये भी आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में आया, और इसको मैं मेजॉरिटी ऑफ स्टेक भी बोलूंगा। ओके, एग्जाम्पल मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि लेट्स से कोई एक बड़ी बिजनेस था जिसको आपने, आपका रेवेन्यू था उसमें कॉस्ट जो भी गया, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, आपने टैक्स मारा, फिर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। ये जो भी नेट टैक्स इंपैक्ट पूरा क्लोजिंग करके जो भी अमाउंट आया था, ये मेरे पीएनएल में आके बैठेगा ना। सबसे पहला चीज, कंडीशन क्या क्या है, सबसे पहला डिस्पोजल ऑफ मेजर ज्योग्राफिकल एरिया, जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा, डिस्पोजल ऑफ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, और थर्ड, डिस्पोजल ऑफ इक्विटी मैथड इन्वेस्टमेंट। ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसका वैल्यू 20% से ज्यादा था और आपने उसको बेच दिया। तो अगर ये तीन कंडीशंस होता है तो आप इसको बोलोगे दैट दिस विल बी योर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। बट उसके बाद भी एक क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले कोई भी डिस्पोजल रिकॉर्ड करने के लिए एक चीज तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, एक कंडीशन सेटिस्फाई होना ही चाहिए। सबसे पहला, ये इस साल के बीच में होना चाहिए। दो चीजें, इधर इट इज डिस्पोज्ड,
या तो आपने ऑलरेडी उसको सेल ऑफ कर दिया, या तो हेल्ड फॉर डिस्पोजल, और मैंने एक पॉइंट भी आपको बताया था, बायर अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन आपने इसको बेचने के लिए रेडी रखा। लेकिन एक और चीज बताया था, लेट्स से यू आर सीइंग आई हैव सम एक्सपेक्टेड गेन्स फ्रॉम द दिस ऑपरेशन आई विल बी गेटिंग इन द नेक्स्ट ईयर। तो स्टैंडर्ड बोलता है देख भाई 2024 में कुछ बुक मत करना, बिकॉज एक्सपेक्टेड गेन्स आर नॉट अलाउड टू बी बुक्ड। तो 2025 में यू कैन पोस्टपोन। ओके, मतलब 2024 में जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा वो आपको यहाँ पे 2024 में ही बुक करना पड़ेगा। लेकिन कोई एक्सपेक्टेड अर्निंग्स या एक्सपेक्टेड लॉसेस है तो आप उसको पास ऑन करोगे नेक्स्ट ईयर के लिए, इस साल में आप बुक नहीं कर सकते। दैट वाज अ पार्ट ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। नाउ एक बार बुक में एक बार वापस देख, जो मैंने बताया था सेम टू सेम यहाँ पे, ऑन द फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट सेपरेटली फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इट शुड बी नेट ऑफ टैक्स, बिलो इनकम फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड बिफोर द नेट इनकम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कंटिन्यूइंग ऑपरेशन किसको बोलते हैं। सो ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज योर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इसके नीचे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आता है। Two conditions you need to satisfy. पहला, the entity is disposed during the year or it is held for sale in that year. Okay, तो मैंने एक एग्जांपल आपको आपको दिया था ऐसा, किसी का माइक चालू। Okay, example has been disposed in the during year 22 regardless of selling date, is classified held for sale 22 even if the buyer is not found. buyer नहीं भी फाउंड होगा तो भी चलेगा, तो भी आप इसको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बोलोगे। अभी क्या क्या बोला था, discontinued operation if they represent a strategic shift that has or will have a major effect on the entity's operation and the financial result। अभी क्या क्या था, सबसे पहला मेजर ज्योग्राफिकल एरिया जो आपको सेगमेंट बताया था मैंने, मेजर इक्विटी मेथड इन्वेस्टमेंट इफ यू होल्डिंग मोर देन 20%, अगर आपने बेच दिया तो ऑब्वियसली इट्स अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, या तो डिस्पोजल ऑफ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस जो आपको बताया था, कोई प्रोडक्ट है जो आपने डिसकंटिन्यूड किए। नाउ सम अकाउंटिंग रूल, सबसे पहले अकाउंटिंग रूल में एक ही चीज आएगा, आपका रेवेन्यू आपका कॉस्ट पूरा सेटल करो और उसको नेट ऑफ टैक्स करके आप उसको दिखाओगे। यहाँ पे पॉइंट्स मैंने बस कुछ लिखे, द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन फॉर द प्रोडक्ट लाइन सोल्ड मस्ट बी रिपोर्टेड सेपरेटली अंडर द हेडिंग ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और अगर क्लासिफाइड एज अ गेन और लॉस। ओके, चलो इधर पे कुछ नहीं था, वही वाला पॉइंट है। नाउ एक और चीज, no future estimate for the result of operating gains and losses on the disposal are made। आप ये कुछ नहीं कर सकते हो, एक्सपेक्टेड जिस साल में एक्चुअल हो जाएगा उस साल में आप बुक करो, वी डोंट माइंड। अभी थोड़ा ये इम्पेयरमेंट का जो सिखाया था वो आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ये अपना ना पीपी का कॉन्सेप्ट है बट मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप बुक वैल्यू रिकॉर्ड करोगे, एक मिनट, आई थिंक समवन सर डिस्काउंट ऑपरेशन हार्ड कॉपी, हाँ 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 एक सेकेंड, हाँ एक आपको मैं सॉरी बोल रहा हूँ सबको, हार्ड कॉपी बुक में ना डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ना इट्स अ मिस्ड। मेरे को सबसे पहले 2-3 लोग ने बोला भी था, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप एक बार सॉफ्ट कॉपी मेरे में से ले लो, आई थिंक कम ही पेजेस है, बट ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया कि 2 चैप्टर मतलब मिसिंग हो गया, एक इनकम टैक्स पार्ट 1 और एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। प्लीज आप लोग मेरे से सॉफ्ट कॉपी इसका ले लेना, लेक्चर्स में प्रॉपरली है, सिर्फ वो मिस हो गया हार्ड कॉपी में। ओके, तो नाउ सबसे पहले एक चीज समझता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे को इम्पेयरमेंट लॉस मतलब क्या होता है, जनरली इम्पेयरमेंट ऐसे बोलते हैं कि इट्स अ परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। ओके, तो नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो इसको आप बोलते हो इट इज हेल्ड फॉर सेल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पीपी में वापस आएगा। इम्पेयरमेंट का ना बहुत एक सिंपल सा रूल है कि अगर आप एक कोई भी एसेट अगर हेल्ड फॉर यूज रख रहे हो, हेल्ड फॉर यूज मतलब आप इसको रखोगे, आगे भी रखोगे और चलाओगे, बट यू आर जस्ट रिड्यूसिंग द वैल्यू, तो आप इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं कर पाओगे, रिवर्सल आर नॉट अलाउड। बट लेट्स से कोई असेट है जिसको आपने हेल्ड फॉर सेल रखा है तो उसका रिवर्सल अलाउड है। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले देखना, ये आपने लेक्चर्स आई अज्यूम सबने लेक्चर देखा होगा। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल बुक वैल्यू इज 1000, मैं जब फेयर वैल्यू मार्केट में जा रहा हूं तो मुझे पता चला इसका फेयर वैल्यू 700 ही है, तो मैंने अपने बुक्स में ना ज्यादा रिकॉर्ड करके रखा है, तो स्टैंडर्ड बोलता है नहीं ऐसा नहीं चलेगा। आपने बुक वैल्यू 1000 रखा है, आप पहले तो इसको 700 पे लाओ, आप पहले तो इसको 700 पे लाओ, जो 300 हुआ ये आपका इम्पेयरमेंट लॉस हुआ। उसका मतलब ये होता है कि आप ये इसको पीएनएल में डालोगे, आपके असेट का वैल्यू आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, और आप इसको लॉस अपना इनकम स्टेटमेंट में दिखाओगे। सो नाउ लेट्स टेक फॉर एग्जांपल योर बुक वैल्यू वाज 16,000, फेयर वैल्यू वाज 10,000।
ओके, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, अगर बेचने गया तो मेरा 1000 माइनस करना पड़ेगा मेरे को। सो 16,000 12 माइनस 1 इज 11,000। तो नॉर्मली मेरा 11,000 एनआरवी आया, तो माई बुक वैल्यू इज 16 बट माई एनआरवी इज 11। मुझे 5,000 का इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, अब मेरी बात आराम से सुनो। अब मैं आपको इम्पेयरमेंट रिवर्सल सिखा रहा हूँ क्या होता है। नॉट सिखा रहा हूँ, ऑलरेडी हो गया, वी आर जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स। बुक वैल्यू 6,000 था, एनआरबी 4,000 था। तो सबसे पहले बत्ती तो ये चलेगा दैट वी नीड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ पीपी। तो मैंने इम्पेयरमेंट लॉस 2,000 का छाप दिया। बट स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अगर आपका रिवाइज्ड बुक वैल्यू 8,000 हो गया, तो स्टैंडर्ड बोलता नहीं रे ऐसा नहीं चलेगा। आपको अगर इसका वैल्यू बढ़ाना है ना, तो आप क्या करोगे, जितना आपने इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया था ना, आप उतना ही वैल्यू इसका बढ़ा सकते हो। तो कोई आपको पूछेगा बेटा अभी कितना वैल्यू है एसेट का, तो आप बोलोगे यार एसेट का वैल्यू तो 4,000 बना बना दिया मैंने। अगर मैंने एसेट का वैल्यू 4,000 बना दिया, तो मुझे बस 2,000 ही इम्पेयरमेंट लॉस अलाउड है रिवर्स। तो मेरा रिवाइज्ड बुक वैल्यू 8,000 नहीं हो सकता है। माई रिवाइज्ड वैल्यू शुड बी, कैन ओनली बी 4,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 6,000। मतलब इम्पेयरमेंट लॉस के ऊपर आप एंट्री नहीं मार सकते। ये आप आराम से पढ़ना, क्योंकि जो सिमुलेशन नंबर 4 है ना, वो इम्पेयरमेंट पे। ओके, कुछ नहीं है, आप अपने बुक वैल्यू को सिर्फ फेयर वैल्यू से कंपेयर करोगे। फेयर वैल्यू इज नथिंग बट योर एनआरवी। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी उसमें आपको माइनस करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, सिंस द असेट इज हेल्ड फॉर सेल, तो इम्पेयरमेंट लॉस अलाउड है, लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल अलाउड है, बट उतना ही अलाउड है जितना आपने ऑलरेडी बुक किया होगा। दैट्स इट। ये आपका था डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ये जो एग्जांपल मैंने लिया था लॉसेस। ठीक है, एक 2 मिनट का ब्रेक ले, मैं आधे घंटे से बोल रहा हूँ, 2 मिनट बस। So we will start with foreign currency transactions. ओके, तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन ना थोड़ा अपने नोट्स में से देखते हैं पहले, देन वी विल रीड। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, सबसे पहला ये आपको बताया था इंटरनेशनल जितने सर भी। हाँ, यस मैम। सर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में मैंने आपको पॉइंट बोला था ना, मुझे नहीं मैम वो लिखा करके। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में नहीं, वो कंप्रिहेंसिव में था स्टेटमेंट में। आप ये आपने बोला पूफी। हाँ पूफी, हाँ। वो मैम जो ओके चार ठीक है। चीज होता है उसका शॉर्टकट का नाम है। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो, PUFI, पूफी। मैम यही तो था, PUFI। ओके उसका मैंने शॉर्टकट दिया था, तो मैं आपको अभी ये बता देता हूँ। सो आपने शायद ओके ये ओके। लिखा था। देखो मैम, आई नहीं, थिंक वो लास्ट का वो 1 मिनट है ना, वो मतलब लेक्चर में ऐसे हुआ कि हम लोग सब थके हुए थे और आपने फटाफट से 1 मिनट, मैंने वो 2-3 बार सुना, मुझे मन नहीं पता चला पूफी का नहीं मैम, क्या वो वही बोला था, आपने। उसका शॉर्टकट था। इसका मैं आपको सब बताता भी तो कि मैंने लेक्चर में क्या बोला था, कि समटाइम्स ये होता है एक्यूमुलेटेड, जितना भी अनरियलाइज्ड हमने डाल दिया, लेकिन ये रियलाइज होता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालना पड़ता है, तो दैट इज रिक्लासिफिकेशन। तो वो चारों का वो शॉर्टकट का वो नाम है मैम, बस। हाँ बस बस उतना ही जानना था, थैंक यू सर। ओके, तो सबसे पहला मैंने जब फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन चालू किया था, तो कुछ आपको बेसिक बताता हूँ। आई थिंक किसी का माइक ऑन है, पूछना है कुछ। ओके, तो सबसे पहले एक चीज बताया था, एक चीज आपको बताया था, डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट। अब जिस भी मार्केट में, एग्जांपल मैंने आपको ये दिया था, लेट्स से इफ आई वांट टू बाय दिस, ओके, तो इसका वैल्यू कितना है। तो अगर मैं ऐसे किसी मार्केट में, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कोट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लेट्स से इफ आई एम इन इंडिया, और कोई मुझे बोल रहा है इफ आई वांट टू परचेज $1, दैट हाउ मच रुपीज आई वांट टू पे, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कोट। अगर 1 यूरो लेना है तो कितने का मिलेगा, तो समवन टोल्ड मी 95 रुपीज, तो ये डायरेक्ट कोट हो। लेकिन समटाइम्स कोई अगर ऐसा बोलेगा कि अगर मैंने 1 रुपया दिया
तो आपको कितने डॉलर्स मिलेंगे, दैट इज इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए मैंने बहुत सिंपल सा फंडा बताया था, 1 डिवाइड बाय रेट, जो भी आपको बोला। ओके, तो ये डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट का मतलब ये होता है ये चीज कितने का मिलेगा। सेम अगर इफ आई वांट टू परचेज $1 तो ये कितने का मिलेगा। लेकिन लेट्स से इफ आई मीन यूएस डॉलर, यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट में वो ऐसा बोलेगा इफ यू वांट टू परचेज 1 यूरो then you have to pay $1.2. Let's say if you want to purchase 1 rupee, then you have to pay me $0.01190. So this is known as direct quote, कि अपने ही मार्केट में अपना कितना पैसा देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कोट। और डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट कोट में आपको अगर कन्वर्ट करना है, इसके ऊपर भी समय टीबीएस में पूरा एंट्री पूछा है उसने लाइन से, बट सिंपल है, आपको अच्छे से आएगा समझ में। डायरेक्ट कोड से इनडायरेक्ट कोड को कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ 1 डिवाइड बाय जो भी आपको रेट दिया है बस वही करना पड़ेगा। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड। ओके ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या था। ओके, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट ऑफ था, एक ऐसा पॉइंट था कि जब भी आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स होगा, आपको हमेशा ये इवेल्युएट करना पड़ेगा डेटर्स और क्रेडिटर्स में। ओके, एग्जाम्पल लेट्स से आप अगर रिसीवेबल पे पोजीशन पे खड़े हो, तो आपको हमेशा ये डर लगा होगा ना कि अगर डॉलर का रेट कम हो गया तो मुझे कम पैसा मिलेगा, मतलब जो भी मेरा इनफ्लो आएगा वो कम आएगा। ओके, एक मिनट। ओके, तो मैंने एग्जांपल कुछ ऐसा ऐसा लिया था। लेट्स से एबीसी ने इंपोर्ट किया है पीक्यूआर से और इंडिया को पेबल है $5,000। अभी अगर मैं पेबल पोजीशन पे खड़ा हूं तो मेरा सबसे बड़ा यहाँ पे डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अगर मेरा रेट जो मैं पेमेंट करने वाला हूं, अगर डॉलर का रेट अगर बढ़ गया तो मेरे को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ओके, सेम विथ रिसीवेबल। तो मैंने यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा एंट्री सिखाया था। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन एंट्री। सबसे पहले इफ इट इज असेट रिसीवेबल, एक चीज तो पक्का है कि अगर मेरा अकाउंट, मैंने एक एग्जांपल लिया, अकाउंट रिसीवेबल लेट्स से यूरो 1200 है। अगर आप जो भी करेंसी में पेमेंट करने वाले, लेट्स से पहले आपको $1.2 पे करना पड़ता था, बट आपको $1.3 पे करना, इसका मतलब यूरो इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। तो मैंने एक आपको शॉर्टकट बताया था, इफ यू आर डीलिंग विथ असेट एंड इफ यू आर हैविंग अ रिसीवेबल, अगर फॉरेन करेंसी बढ़ा, मतलब जो भी आपका वैल्यू अगर वो बढ़ा तो आपको ये गेन होने वाला है क्योंकि आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, देयर वाज वन स्टूडेंट ऑफ माइन सीएमए यूएस का, उन्होंने 500 में से कोर्स का नाम लिया था। जब उन्होंने ये कोर्स लिया था मेरे से, तो मैं उस टाइम पे रेट चालू था अराउंड 75, बट जब उन्होंने मेरे को पेमेंट दिया ना तो मेरा रुपीस का रेट हो गया 74 और समथिंग कम हो गया, लेकिन डॉलर का रेट मेरा उतना ही था। सो एग्जाम्पल, इफ माई फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस आई विल रिसीव मोर मनी, बट इफ माई फॉरेन करेंसी डिक्रीजेस आई विल इनकर अ लॉस बिकॉज मुझे कम पैसा मिलेगा। बट लेट्स से इन द केस ऑफ लाइबिलिटीज, अगर पेबल है, ओके, अगर फॉरेन करेंसी बढ़ा तो ये मेरा लॉस होने वाला है। मैंने इसका लेक्चर्स में बहुत अच्छे से लॉजिक समझाया था कि क्यों ऐसा होता है। बट अगर फॉरेन करेंसी डाउन हो रहा है देन इट विल बी द गेन एंड यू हैव टू पे लेस। अभी इसके ही बेसिस पे लेट्स टेक वन एग्जांपल। मैंने आपको एक एग्जांपल, एक सम लिया था 1/4/2024 transaction, either it can be sale or it can be purchase. Okay, 31/12/2024। अब एक चीज याद रखना, कभी भी अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हुआ आपको क्लोजिंग डेट पे आपको रीवैल्यू करना पड़ेगा। और मैंने एक चीज आपको बताया था, जब कभी ट्रांजेक्शन होगा तो आपको उसको ट्रांजेक्शन रेट विच इज योर स्पॉट रेट पे बुक करना पड़ेगा, करंट रेट पे। लेकिन आप जब जब अकाउंट्स पेबल का एंट्री मारोगे, एग्जांपल मैंने आपको बताया था ट्रांजेक्शन इट कैन बी सेल और इट कैन बी परचेज। अगर सेल का एंट्री हुआ तो अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल, अगर परचेज का ट्रांजेक्शन हुआ तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेबल। दैट विल ऑलवेज बी ऑन ट्रांजेक्शन रेट जिस दिन पे आपका ट्रांजेक्शन हुआ है। मैं आपको ये एग्जांपल वापस रिवाइज करवा के दे देता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे 124 को ओलिंटो कंपनी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 1000 pesos, 1 lakh pesos. Olinto company paid for the goods on 2nd Jan 25. The exchange rate where, अभी यहाँ पे क्या था, pesos is equal to $0.10, pesos is equal to 0.88, 0.08. सबसे पहला मैं एंट्री मारूंगा जिस दिन ये ट्रांजेक्शन हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल 1 December 24 को ट्रांजेक्शन हुआ, आई विल पास एंट्री 1 लाख पेसोस मल्टीप्लाइड बाय 0.1 बिकॉज उस दिन का रेट 0.1 था. नेक्स्ट मैंने क्या बोला, उसके बाद सडनली आपका डायरेक्ट क्लोजिंग ही आ गया, सो यू नीड टू रीवैल्यू. अब मेरी बात आराम से समझना, आपको पेमेंट करना. ओके, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल. आपने इसका अकाउंट्स पेबल बोला था, पहले आपने इसको रेट बुक किया है 0.10 पे, बट अब से जब आप उसको इवेल्युएट करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 0.8 करना पड़ेगा. मीन्स आपके लिए ये फॉरेन करेंसी गेन हुआ. आपने पहले इवेल्युएट किया था 0.1 पे, बट आप जब अभी आ रहे हो तो आप उसको रिवैल्यू कर रहे हो 0.08 पे, मीन्स यू हैव टू पे लेस. तो ये आपके लिए फॉरेन करेंसी गेन हुआ, जिसकी वजह से आपको अपना अकाउंट्स पेबल डिक्रीज करना पड़ेगा. ओके, अब आपका रेट 0.10 नहीं रहा, अब आप जब भी पेमेंट करोगे तो आपको उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा 0.08 पे. ओके, चलो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट. अब आप जब एक्चुअल पेमेंट करोगे तो जो भी उस दिन का स्पॉट रेट था आप उस पे करोगे. एग्जाम्पल, इफ यू सी 1 लाख पेसोस बाकी था, मल्टीप्लाइड बाय 0.09, मैंने बैंक को क्रेडिट किया. लेकिन अकाउंट्स पेबल सिंस मेरा रेट पहले 10 था, नाउ इट इज 8, तो मेरे को 0.8 पे ये बुक करना पड़ा. सो ये मेरा एंट्री हुआ. ओके, फिर मैंने सर आपको ये फॉरेन करेंसी गेन ये अनरियलाइज्ड आएगा, अनरियलाइज मैम. लेकिन मैम जैसे ये पेमेंट हुआ ना, आपको एक अलग से एंट्री मानना पड़ेगा. अगर गेन हुआ तो अनरियलाइज्ड गेन अकाउंट डेबिट टू रियलाइज्ड, अगर लॉस है तो अनरियलाइज्ड गेन अकाउंट डेबिट टू अनरियलाइज्ड लॉसेस. तो वो कैंसिल करना ही पड़ेगा आपको. सर हाँ अकाउंट पेबल जैसो रिवैल्यूएशन डेट का वैल्यू लेना है ना सर 0.8. हाँ बेटा, देखना तो वही लिया ना, देखना 0.10 था पहले, उसको मैंने चेंज किया, तो अब से जब मैं पेमेंट करूंगा आई हैव टू टेक दिस रेट ओनली ना. रिवैल्यूएशन वाला. करेक्ट, हाँ. अगर एक बार तूने रिवैल्यू कर दिया तो उसके बाद तो यू हैव टू टेक द नेक्स्ट वन ओनली. ओके सर. ठीक है, अभी सेम मैंने एक्सपोर्ट का लिया था. ओके, एक्सपोर्ट में क्या था, इफ यू नोटिस सेम यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे एक और ट्विस्ट डाला था कि एक बार रिसीव हुआ, लेकिन एक चीज याद रखना, जब यहाँ पे रिसीव हुआ, एग्जाम्पल ये 0.5 था, ये 0.6 हुआ, मीन्स आई विल रिसीव मोर, मेरे को 0.1 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो यहाँ पे मेरा गेन हुआ था, बट यहाँ पे मेरा रिवैल्यूएशन हुआ था. अब आराम से मेरी बात समझना, जब मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था, आई थिंक ये क्लासरूम में मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया था, अब मेरा 0.5 से 0.55 होता. इट मीन्स, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि कितना पैसा बाकी है. एग्जाम्पल 12 लाख का अपना ट्रांजेक्शन था, जिसमें से 5 लाख मिल चुका है, सो आई एम गोइंग टू रीवैल्यू ओनली 7 लाख. और मैंने क्या किया, 0.05 का डिफरेंसेस बुक किया होगा. सी बैंक के बाद 0.05 का, अगर 0.65 माइनस 0.45 करोगे तो आपका रिवैल्यूएशन ये गेन आ रहा है, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिसीव मोर. बट आप जब नेक्स्ट पेमेंट जब आप करना चाहोगे सेकंड को, तो उस दिन मैंने आपको बोला होगा दैट यू विल गेट अ गेन अगेन, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट हिट होने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट विद 65, और आपका ट्रांजेक्शन बुक होगा क्रेडिट में 55, और जो 0.05 आएगा दैट विल बी योर गेन. आई होप ये लेक्चर सबने देखा होगा, आपको याद होगा कि इसमें क्या किया था. Now let's go on notes. Same cheese again. Okay, so let us read from the book. Foreign currency transaction, gains and losses record करना पड़ेगा. Okay, सबसे पहले फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, मैंने आपको डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट अभी का भी मैंने तो आपको समझाया था. रिकॉग्नाइजिंग गेन्स एंड लॉसेस इन द इनकम स्टेटमेंट, इसमें कोई भी चीज, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, प्लीज मेरी बात समझना, ये मैंने अनरिलेटेड पार्टी क्यों लिखा है, बिकॉज अगर रिलेटेड पार्टी ये सब ट्रांजेक्शन हुआ तो आपका ट्रांसलेशन और रीमेजर में आता है, जो अपने को ये टॉपिक्स बाद में है, इसमें नहीं है. तो अनरिलेटेड पार्टी जिसको मैं नहीं पहचानता हूँ, रिलेटेड पार्टी होता है तो रीमेजरमेंट और ट्रांसलेशन आता है, विच वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, वो वैसे भी बाहर का टॉपिक हो चुका है. आपको जो भी आपका अनरियलाइज और रियलाइज आने वाला है, ये इनकम स्टेटमेंट में ही आएगा. ये आपको मैंने अभी चार्ट बना के दिया था. अगर रिसीवेबल है, फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस गेन, if the foreign currency decreases then it will be loss, but liability में ये चीज उल्टा है. मैंने मस्त एक छोटा सा आपको चार्ट बना के दिया है.
31st को जितना भी पेंडिंग अमाउंट है विच हैज नॉट बीन सेटल्ड वो आपको रीवैल्यू करना पड़ेगा, लेकिन आप हमेशा इसको कंपेयर करोगे ट्रांजैक्शन रेट के साथ। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जैसे मैंने आपको बोला था, ये सेम टू सेम एग्जांपल आपने किया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, डन इन नोटबुक। नाउ लेट्स गो ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके, चलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब इसमें क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये बोलता है कि ये 4 ऐसे ट्रांजेक्शन में बता रहा हूं विच आर नॉट ओनर्स रिलेटेड, ओनर्स का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये जो 4 ट्रांजेक्शन है आप इसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलोगे, लेकिन हमेशा अपने पास ना बहुत सारा सम्स भी था इसमें, हमेशा याद रखना कोई आपको अगर बोले व्हाट इज योर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, net income plus other comprehensive income, that will be known as comprehensive income is equal to net income plus OCI। net income तो अपने को पता ही है कैसे निकालने का, the major part is other comprehensive income, वो कैसे निकालते। ओके, वो कुछ निकालना भी नहीं है, आपको बस 4 आइटम्स याद रखना है, उसमें से एक आइटम अपने को पोर्शन में है, बाकी 3 अपने को पोर्शन में नहीं है, सो उसना दिमाग फोड़ी नहीं करना है अपने को। पॉइंट नंबर 1, इसमें वो भी कोई भी ट्रांजेक्शन जो नॉन ओनर सोर्सेस है, जो ओनर सोर्सेस होता है वो पूरा का पूरा रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है। एग्जांपल डिविडेंड, एग्जांपल आपका नेट इनकम, ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ दीज आर ओनर्स ट्रांजेक्शन बिकॉज ये पैसा ओनर्स के पास जाएगा। बट समटाइम्स जो ओसीआई में आइटम जाता है मोस्टली अनरियलाइज्ड होता है, लेकिन जब वो रियलाइज्ड में कन्वर्ट होता है तो ऑब्वियसली वो नेट इनकम में ही जाएगा, तो अल्टीमेटली ओनर्स के जेब में ही जाने वाला है। सो इनकम और फ्रॉम ये जो ऊपर फॉरेन ट्रांजैक्शन जो अभी करवाया वही वाली फॉरेन ट्रांजैक्शन है, फॉरेन नहीं ट्रांसलेशन नहीं मैम, वही? सुनो जो मैंने आपको बताया था ना, एक जो रिलेटेड पार्टी था ना, वो अभी आपके पोर्शन में नहीं है। एक रीमेजरमेंट होता है और एक ट्रांसलेशन होता है, तो उसमें जो ट्रांसलेशन का गेन एंड लॉस होता है ना मैम, वो इसमें आता है। ओके। जो मेरा फॉरेन करेंसी जो हम लोग ने अनरिलेटेड पार्टी मैम देखा ना, उसका इम्पैक्ट ओसीआई में नहीं जाता है। आपको मैं थोड़ा सा ना एक ट्रांसलेशन बताता हूँ क्या होता है। ट्रांसलेशन में मैम क्या होता है, लेट्स से टाटा मोटर्स इंडिया का कंपनी है, उसका यूएस का ब्रांच है। ओके, यूएस वाला टाटा मोटर्स में जब कंसोल होगा ना, तो ऑब्वियसली उसको रुपीज टर्म में फाइनेंशियल्स कन्वर्ट करके देना पड़ेगा, राइट मैम। तो उसमें जितना भी मेरा डिफरेंसेस आएगा ना मेरे ट्रायल बैलेंस में, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट्स, तो वो इसमें आता है मैम। ओके, जो ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस वाला है ये सीधा इनकम स्टेटमेंट में ये जाएगा, सीधा मतलब इनकम स्टेटमेंट मैम। ये जो मैं फॉरेन करेंसी आइटम्स जो बोल रहा हूँ ना, ये ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं। ये अनरिलेटेड पार्टी का नहीं है, ये मेरे रिलेटेड पार्टी के लिए होता है। ओके। लेट्स से मेरा होल्डिंग कंपनी है, जब तक मैं उसको रुपीज में मैम कन्वर्ट करके नहीं दूंगा, ही इज नॉट गोइंग टू मच। लेकिन ठीक अब है। क्या होता है, कोई चीज मुझे एवरेज पे लेना है, कोई वेटेड एवरेज पे लेना है, कोई क्लोजिंग कोई ओपनिंग, तो रेट फ्लक्चुएट होते रहता है। तो जिसकी वजह से स्टैंडर्ड बोलता है इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट विच यू हैव टू बुक इन ओसीआई। ओके। ओके मैम। सर हाँ हाँ सर, इस कम्प्रेहेंसिव इनकम ये सिंगल स्टेप इसको बोल सकते हैं ना, मतलब सिंगल से और भी है सर, मल्टी। करेक्ट। अभी सर देखो ना, ये जो हमने ये किया भी था, इसमें 2 अप्रोच मैंने शायद डिस्कस किया था कि आप इसको या तो साथ में लिखो या तो आप इसको अलग से भी लिख सकते हो। सी, अगर कंप्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट आप बोलते हो, अगर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आया तो सर ये साथ में आएगा, लेकिन आप सिर्फ अगर स्टेटमेंट ऑफ इनकम बोलोगे तो आप यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, इसको आप डब्बे में अलग से लिखोगे फिर। तो क्वेश्चन घुमाएगा तो सिंगल स्टेप कम्प्रेहेंसिव इनकम, मल्टीपल स्टेप कम्प्रेहेंसिव इनकम। सर कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, एक डब्बा एक के नीचे, दूसरा डब्बा सिर्फ साइड में करना है बस, बाकी तो एडजस्टमेंट है सेम। अगर सर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे आपको जो कल जो पहला बेस होगा ना, उसमें स्टेटमेंट ऑफ नेट इनकम उसने बोला, तो ये इतना ही पार्ट है। लेकिन एक लास्ट समय उसने बस ये बोला है मेरे को अदर कॉम्प्रिहेंसिव का स्टेटमेंट चाहिए, सो ही इज आस्किंग ओनली दिस डब्बा, बस 4 का। सर ओके, फिर लेट्स कम टू नेट इनकम। ये फिर से वापस आएगा, ऑपरेटिंग इनकम होता है, उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होता है। बट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपका पेंशन एडजस्टमेंट, अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस, फॉरेन करेंसी आइटम्स। जो मनीषा मैम ने बोला है, प्लीज वो याद रखना, ये जो
अनरिलेटेड पार्टी का एडजस्टमेंट था वो इसमें नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट आता है। ओके, other comprehensive and OCI are revenues, expenses, gains and losses that are included in comprehensive income but excluded from the net income under the US GAAP। मतलब वो ये बोल रहा है ये जो 4 आइटम है ये रेवेन्यू स्टेटमेंट में नहीं आना चाहिए, इसको अलग से OCI में उसने रखा है। ओके, पेंशन एडजस्टमेंट ये सब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, जनरली आपको याद नहीं रखना है बट मैं थोड़ा थोड़ा आपको से बता रहा हूँ। सबसे पहला मैंने आपको ऐसा बताया था यहाँ पे। ओके, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में प्रेफर्ड स्टॉक था, कॉमन स्टॉक था, रिटेन अर्निंग्स था, एपीआईसी था, फिर ओसीआई था। ओसीआई में ये 4 जो मैंने आपको पोफी बोला था, पेंशन एडजस्टमेंट, अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस ऑन एएफएस, करेंसी ट्रांसलेशन, कैश फ्लो हेजेस। आपको बस ये चीज मैं एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ जो इन्वेस्टमेंट में वापस आएगा। मैंने आपको ये बोला था जब भी आप इन्वेस्टमेंट पे काम करोगे एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जो अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज होता है आपको उसको M2M मार्क टू मार्केट पे आपको इसको बुक करना पड़ेगा, और जो भी आपका अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस आएगा ये सीधा का सीधा ओसीआई में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिया था विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन रिविजन, बट आप लोग इसको एक बार मतलब आपने तो देखा ही होगा, बट मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। फॉरेन करेंसी एडजस्टमेंट जो आपको बताया था ओनली ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट। ओके, तो ये इसका इंपैक्ट जाता है, बाकी कुछ भी नहीं। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर रिक्लासिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया था कि अगर अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस है एएफएस का एग्जांपल दे दो तो आप ओसीआई में तो डालोगे, लेकिन अगर ये एएफएस आपने बेच दिया तो आपको अनरियलाइज्ड गेन को कन्वर्ट करना पड़ेगा रियलाइज्ड गेन में, और कोई भी जो रियलाइज्ड गेन होता है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही आपका जाएगा क्योंकि आप रियलाइज हो गया। अब क्या होगा पता है, ओसीआई में जो इक्विटी का बैलेंस आपका बढ़ा हुआ था अक्यूमुलेटेड, नाउ दिस विल रिड्यूस, तो दिस विल बी अ रिक्लासिफिकेशन। मैं एक और चीज आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझो आप मेरी बात। ये जिसका जिसका इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको अच्छे से आएगा समझ में। इन्वेस्टमेंट के टॉपिक में ना एक चीज मैंने बताया था कि अगर आपके पास ट्रेडिंग सिक्योरिटी है, ओके, तो ट्रेडिंग सिक्योरिटी आपको मार्क टू मार्क पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा और वो नेट इनकम स्टेटमेंट में जाता है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट जब आप बुक कर रहे हो ना, इट इज कंप्लीटली इंटेंट ऑफ द मैनेजमेंट, इंटेंट ऑफ द मैनेजमेंट की मैनेजमेंट क्या चाहता है। तो मैनेजमेंट बोलता है यार ट्रेडिंग को ना अभी कन्वर्ट कर एएफएस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपने नेट इनकम में उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस बुक किया है अनरियलाइज्ड, उसको आपको ओसीआई में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो दोनों में से हो सकता है, या तो ओसीआई में से निकल सकता है या तो ओसीआई में से आ सकता है, सिंपल। दैट्स द रीजन मैंने नीचे एक प्लस एंड माइनस एडजस्टमेंट दिया है, वो बढ़ भी सकता है और वो घट भी सकता है। अब ये क्यों कर रहा है वो, मैंने एक क्लासिक एक हाईलाइट किया है पॉइंट, रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट अवॉइड डबल काउंटिंग, दो बार प्रॉफिट आपका रिकॉर्ड ना हो जाए। और मैंने एक और चीज आपको बताया था कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो भी आपका प्रॉफिट आता है दिस इज अ पार्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, तो यहाँ पे सिंस ये पूरा बैलेंस मेरा इक्विटी में जाने वाला है, दैट्स द रीजन मेरे को ये अच्छे से समझ में आना चाहिए एक कहाँ पे इनकम जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉइंट आपको लिया था कि जितना भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपका जो भी गेन था, रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट अनरियलाइज्ड भी था, आपने उसमें 200 से 200 रियलाइज्ड किया और आपने उसको रिटेन अर्निंग्स में डाल दिया, तो आपका जो भी 800 है दिस इज योर अक्यूमुलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। ओके, ठीक है, कुछ बचा है क्या, इधर देख लेता हूँ। नहीं हो गया, 1 घंटे में हो गया। सर हाँ सर okay. Noshima, a Japanese company, export goods to Jacob, a US company. If the transaction is to be settled in yen, which of the following statement is correct? Japanese company export goods to Jacob, a US company. If the transaction is to be settled in yen, which of the following statement is correct? Okay, तो एक चीज मैम समझते हैं। सबसे पहला जो जापानीज कंपनी है, ओके, ही इज गोइंग टू रिसीव द मनी, राइट मैम? यस सर ओके, अब मैम उसको यूएस कंपनी ना, उसके लिए यूएस डॉलर, ओके, यूएस डॉलर उसके लिए क्या हुआ, फॉरेन करेंसी हुआ, राइट मैम? और मैंने बोला sir. था कि अगर आप रिसीवेबल पोजीशन पे हो, करेक्ट,
और फॉरेन करेंसी अगर इंक्रीज होता है दैट विल बी अ गेन फॉर मी, राइट मैम? देखो ना यहाँ पे, Okay. सी यहाँ पे अगर आप रिसीवेबल पोजीशन पे हो, आप जापानीज कंपनी हो, आपका ट्रांजेक्शन किसी यूएस कंपनी से, लेट्स से यू आर ऑन रिसीवेबल पोजीशन और यूएसडी बढ़ रहा है, देन आप गेन बुक करोगे बिकॉज यू आर गोइंग टू रिसीव मोर, राइट ये मैम? सर, तो उसमें सर हाँ नौशिम हक आएगा ना, विल गेन। ट्रांजैक्शन तो येन में हो रहा है ना, तो एक मिनट, वो एक मिनट। एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा सॉरी, ये येन में हो रहा ना, ओके ओके, एक मिनट, मैंने ये सेंटेंस नहीं पढ़ा। तो मैम उल्टा फिर तो इट्स अ लॉस टू नोशिमा एंड इट्स अ गेन फॉर जैकब। अगर सेम ये डॉलर उसको मिलता ना, देखो, इफ द ट्रांजेक्शन इज टू बी सेटल्ड इन येन, ओके, देन जैकब विल बी इन गेन पोजीशन। अगर यूएसडी होता ना, तो यहाँ पे नोशिमा विल हैव टू बुक अ गेन। मैंने शायद मैम इसका Okay. एक्सप्लेनेशन भी अच्छा दिया था, येन इज रिसीवेबल। हाँ बोलना एलिशा, बोल। नहीं सर, मैंने कुछ बोल रही थी। मैम सुनो, अगर नोशिमा ये ट्रांजेक्शन यूएसडी में सेटल करता, उसके लिए फॉरेन करेंसी होता मैम, करेक्ट? तो यहाँ पे सेटल Yes. किस में हो रहा है? येन में हो रहा है। मतलब इफ फॉरेन करेंसी इज इंक्रीजिंग, ओके, तो मैं गेन बुक करता, बट यहाँ पे ट्रांजेक्शन मतलब अगर यूएसडी बढ़ा मैम, मतलब मेरा येन इज गोइंग टू गेट डाउन, राइट सर, राइट मैम? तो जैकब विल Yes, बुक sir. गेन एंड आई विल बुक अ लॉस, ओके सर। ओके मैम? नहीं तो एक काम कीजिए ना आप लोग,